की टीम तैयार हो चुकी है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाने के साथ ही अब इन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं और क्या संभावित मंत्रालय दिए जा सकते हैं, पोर्टफोलियो दिलाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करने 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास बारहट जी हैं, राजेंद्र आर्य जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही साथ डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, एक महत्वपूर्ण पहलू यह समझना चाहेंगे, चाहे बाबा बालकनाथ की बात हो या बात महेंद्र प्रतापपुरी की हो या फिर जिक्र बाल मुकुंदाचार्य का हो, आप कहेंगे कि बाल मुकुंदाचार्य क्यों? क्योंकि वो पहली बार ही विधायक बनकर आए, लेकिन यहां हमने देखा कि पहली बार के विधायक अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो मंत्री बन रहे हैं। ये 3 भगवाधारियों को एक तरह से कहें कि नहीं मंत्री बनाया गया है। हाँ, आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि ओटाराम देवासी को बनाया गया। इस समीकरण को, इस फैसले को आप कैसे समझते हैं, कैसे समझाएंगे? देखिए, ये पार्टी के एक तरह के हम लोगों के जो पहले अनुमान थे उनसे कुछ अलग बात निकली। हमें ऐसा लगता था कि पार्टी की कोशिश होगी कि वो हिंदुआइजेशन, जो हिंदुत्वकरण के लिए जो लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं उन लोगों को आगे करेगी, क्योंकि अब सरकार को 5 साल के बदलाव की परंपरा तोड़नी है। लेकिन इस तरह से कम मैं तो गलत सिद्ध हुआ, और मुख्यमंत्री जी भी उन्होंने ऐसे चुने जो संगठन से आए। और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टी ने ये असेसमेंट किया है कि अकेले हिंदुत्व की बात करने से या उसका ज़ोर शोर से प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक ऐसी सरकार चलानी है जो लोगों को अच्छा शासन दे सके। और इस क्रम में मैं ये भी मान सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक नए व्यक्ति को लाने का मतलब भी होता है कि उन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे जो आमतौर पर परंपरागत राजनीतिज्ञ होता है। वो सिर्फ उन्हीं गोटियों के बीच में चलता है कि परंपरा से ऐसी चीज़ें चलती हैं, इन्हीं स्कीम को ठीक किया जा सकता है। अब बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से काम करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने मैदान में उतार दिया है, उनको साथ में अनुभवी मंत्री दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सरकार है या बीजेपी है, उसने सोचा है कि हिंदू वाला मामला हम संभाल लेंगे, हमारे पास ऊपर से है वो। लेकिन ये लोग कम से कम अच्छी सरकार चलाने का प्रयास यहाँ पे करें, दूर तक वही बात लोगों के बीच में स्थायी रहेगी और वही प्रभाव छोड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से सरकार ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। विकास जी, चर्चा तो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री तक बनाने की थी, हालांकि चर्चा तो और नामों की भी थी, लेकिन बाबा बालकनाथ के साथ आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा नाइंसाफी हुई? क्योंकि एक तरह से वो सांसदी छोड़कर आए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, ख्वाब में तो नहीं सोचा होगा उन्होंने, लेकिन उनके प्रशंसक ये समझ रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मंत्री भी नहीं बन पाए। देखिए रविंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य है कि जितने भी न्यूज चैनलों ने जिन चेहरों के लिए कयास लगाए थे, उससे इतर पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को और प्रथम बार के विधायक भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जो है वो पार्टी ने दिया। और मैं यही मानता हूं कि बालकनाथ जी को अगर ये अवसर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है जो उनके हित में होगा। और यही हमारे यहाँ संगठन किस प्रकार पार्टी चलाता है इसका एक अपने आप में उदाहरण है। और दूसरी बात, अगर आप बात करें संत समाज की, तो ओटाराम देवासी जी जो हैं वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और महिलाओं की भागीदारी कम है। नहीं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी महिला हैं और इस प्रदेश में 10 साल तक माननीय वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। तो देखिए, सवाल यहां पर भी वही पूछा गया मदन दिलावर से जो राजेंद्र आर्य जी ने उठाया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है, लेकिन जवाब एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर यही दिया कि 10 साल प्रदेश में अगर हमने महिला मुख्यमंत्री दी, उप मुख्यमंत्री अब बना दी, तो फिर और क्या अपेक्षा। और क्योंकि 5 स्थान खाली अभी हैं, उसका जिक्र तो यहाँ पर विकास बारहट साहब ने कर ही दिया। हाँ सर, मेरा सवाल जो था उस पर आप बात रख रहे थे और आप ओटाराम देवासी जी का नाम कर ले रहे थे। जी, मैं यही कह रहा था कि आप जिन 3 संतों की बात कर रहे थे, ओटाराम देवासी जी भी एक संत समाज से आने वाले हमारे विधायक हैं और पूर्व में विधायक रह चुके हैं और उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। तो अपने आप में मैं मानता हूं कि संत समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का कार्य जो है वो भजनलाल जी की सरकार ने किया है। और रही बात आप जिनकी बालकनाथ जी की आप जो बात कर रहे थे, तो पार्टी क्या निर्णय लेती है ये हमें देखना होगा। मैं मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में उचित सोचती है। तो जहाँ तक बालकनाथ जी तो पूर्व में सांसद भी रहे हैं और अभी विधायक हैं, तो जरूर उनके लिए पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा सोच रखा होगा, ये मैं मानता हूं। मैं राजेंद्र आर्य जी से सवाल लूं, लेकिन सवाल निकलकर डॉक्टर संजय जी से जब हम जवाब लेंगे तब आएगा।
और संजय जी जाहिर तौर पर ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें रखेंगे विश्लेषण के जरिए जो राजेंद्र जी को चुभ सकती हैं। सवाल ही चुभने वाला है। राजेंद्र जी ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री परिषद तक नाम सोच समझकर तय किए जा रहे हैं 2024 को मद्देनजर रखते हुए, आगे आने वाले 5 साल की सरकार के कामकाज और रिवाज को तोड़ने के मद्देनजर कांग्रेस की तैयारी कहां आपको राजस्थान में दिखाई दे रही है? क्या गंभीरता आपको कांग्रेस की यहां नजर आ रही है आगे आने वाले 24 के चुनाव के मद्देनजर और राजस्थान में इस सरकार को घेरने में बतौर विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर? ये मेरे को देना है। डॉक्टर संजय से पहले मैं इस पर थोड़ा विश्लेषण लूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। वही मैं डॉक्टर संजय। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो बड़े बड़े फाइटर्स को देखा है जिसमें मुझे सीधे सीधे देवीलाल जी का हरियाणा का अनुभव है। वो चुनाव हारने के अगले दिन मैदान में होते थे और लोगों के साथ खटिया पे बैठ के बातचीत कर रहे होते। तो मुझे लगता है कांग्रेस तो खटिया तक पहुंची नहीं है अभी जी। तो जो कांग्रेस है अभी वो पूरी तरह विश्लेषण भी नहीं कर पाई, और विश्लेषण जो भी किया है वो जनता के बीच भी नहीं है। कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है कि उन्होंने हार के किन कारणों को माना। तो कांग्रेस जो संगठन के स्तर पे जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, देखिए एक बात हमेशा हम कहते रहे कि कांग्रेस ने, खासतौर से गहलोत सरकार ने, शायद देश के बेहतरीन कल्याणकारी योजनाओं का एक आर्किटेक्चर दिया था जो चर्चा में रहेगा और भारतीय राजनीति में वो अलग छाप छोड़ेगा। वो लोकसभा चुनाव में भी एक विकल्प के रूप में सामने आएगा। लेकिन वो जब उसके बावजूद आप हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बूथ के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के कहीं आसपास नहीं है। देखिए, लास्ट माइल कम्युनिकेशन जो है, जो खासतौर से ये विधा को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से परफेक्ट कर लिया है, उस मामले में कांग्रेस की संगठन की कमजोरी है। और आप ये भी मानिए कि कांग्रेस की परंपरागत कमजोरी ये रही है कि पहले उन्हें आज़ादी के आंदोलन की वजह से जो सद्भावना मिली उससे वो आगे बढ़ते चले गए। बाद में वो सत्ता की पार्टी रह गई तो उन्हें आराम से उनका काम चलता रहा। तो मुझे कभी ये याद नहीं आता कि कांग्रेस का संगठन कभी भी उस तरह का था जिस तरह से बीजेपी ने आज एक तरह से बना लिया है। लेकिन ये अपने आप में बहुत निराशा की बात नहीं होती, क्योंकि जो पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है उनमें खतरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिलिटराइज्ड हो जाती हैं। मतलब वो एक व्यू पे चलती हैं और उनको वो बहुत सारे विकल्पों को तलाशना नहीं जानती। कोई धारा वाली पार्टी कोई नई बात भी लेके आ सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस राजस्थान के स्तर पे, ठीक है वो इंडिया गठबंधन के मामले में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो वही देवीलाल वाली भावना ही है कि हार गए क्या हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब समझा पाते हैं हम लोगों को। डॉक्टर राजस्थान के स्तर पे मुझे वो काम नहीं समझ में आ रहा। राजेंद्र जी जवाब लेंगे आपसे। अब वॉकओवर देने के मूड में कांग्रेस क्यों नजर आ रही है? 25-0 का अगर टारगेट बीजेपी राजस्थान से रख रही है, उस पर काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रही है? हार किन कारणों से हुई वो अभी तक सामने आप नहीं ला पा रहे हैं, जनता के बीच आप नहीं जा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बूथ लेवल तक हमें अपने कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करनी होगी। देखिए रविंदर जी, जहां तक चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, तो अभी हमने बहुत अच्छे से देखा कि 3 तारीख को परिणाम आने के बाद में ये सिर्फ उन जातीय समीकरणों को साधने के लिए जो कि आने वाले चुनाव के इन चीजों को प्राथमिकता से लेकर चलेगी। रेट के मामले में पेपर लीक हुए थे कई बार पेपर लीक होने से जो बेरोजगार है, युवा है, उनके साथ में अन्याय हुआ था। तो हमारी सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर के चलेगी और इनको प्राथमिकता से काम करेगी। मंत्री जोराराम कुमार जी मेरे साथ हैं। जी राजेंद्र जी बताइए। अभी इनको जो पिछले आज तक के अंदर, मतलब मैं 43 साल का, तो मुझे थोड़ा सा मालूम है, पिछले 43 सालों के अंदर कैबिनेट गठन को लेकर इतना समय कभी नहीं लगा, मुख्यमंत्री के चयन के लिए इतना समय नहीं लगा, कैबिनेट गठन के नहीं लगा। और अभी विभागों का आवंटन तो बाकी है, और विभागों के आवंटन के बाद ही जो विभागों के सचिव आएंगे, सचिव आने के बाद में ही किसी भी मंत्रालय का काम सुचारू रूप से शुरू होगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, इन चीजों के आधार पे, क्योंकि इनको हर चीज में, चाहे आपने देखा होगा कि इन्होंने पूरी तरीके से जो आपका जातिगत समीकरण साधने के चक्कर में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर किया, तो
देखिए जब आप जातिवाद की राजनीति करेंगे ना तो उसमें आप फंसते चले जाएंगे। राजेंद्र जी, कारण बड़े क्या अच्छे होता से है आपने अपना कि आप जवाब एक तैयार जाति- कर लिया, चूंकि मैंने आपको बीच में अभी इसलिए नहीं रोका क्योंकि विपक्ष की भी भूमिका में कांग्रेस है। नहीं तो, मैंने देखिए मैं तो उल्टा हाँ। आपके बीच में बाइट आने से मैं डिस्टर्ब नहीं, हो गया। अगर मैं समझ गया। कंटिन्यूअस बताते तो मैं और अच्छे से नहीं जवाब सर, देता। मैं एक्चुअली आपने क्योंकि वही फ्लो टूट जाता है ना। मैं सॉरी वही कह रहे हैं ना कि वही बात हम करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने रखी बात। और इस सवाल को हमने विकास बारहर जी से पूछा कि इतना वक्त क्यों लगा। सवाल हमने ये भी पूछा कि पोर्टफोलियो का कब तक बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सवाल अगर हम यहां पर यह कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी तो इंतजार कराना पड़ रहा है। आपने क्या यह तय कर लिया, आपने क्या पता लगा लिया कि राजस्थान चुनाव आप क्यों हारे हैं? आपने क्या नेता प्रतिपक्ष तय कर लिया? आपने क्या 2024 में राजस्थान में किस तरह से 25 सीटों पर फाइट देनी है, यह आपने सोच लिया क्या? सर एक बार जरा राजेंद्र राठौड़ को सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब। राज्यवर्धन प्रधानमंत्री राठौड़। मोदी जी का संकल्प है विकसित राष्ट्र का, उसमें अगले 5 साल में राजस्थान महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को, सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया। और ये अवसर जीवन में कभी कभी आते हैं जब पूरी तरह से समर्पित भाव से एक बड़ा काम करने का एक अवसर मिलता है। तो मैं इसको इसी तरह स्वीकार करता हूँ, ये जिम्मेदारी समझता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से उपलब्ध रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ राजेंद्र सर। देखिए रविंदर जी की ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं ना, हाँ। ये वास्तव में राजस्थान की जो आने वाली जो चीजें हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि अभी अब हमारे सामने 25 मुख्यमंत्री समेत 25 मंत्रियों की सूची है। करनी हो, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, इन सब में हम गंभीरता से बात करेंगे, काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता को हम सुनहरा राजस्थान दे सकें। अभी गोविंद डोटासरा जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुरेंद्र पाल टीटी अभी मंत्री कैसे बनाए जा सकते हैं जब वहाँ चुनाव है। वो चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। वो बेशक करें, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर देते हैं मोदी जी को। वो एक उदाहरण है राजस्थान में कि बिना विधायक शपथ ग्रहण हो गई। मोदी जी भी खुद विधायक नहीं थे। सॉरी सर फिर से, और ये एक अच्छा यहां पर मूव नजर आया कि चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, यानी पूरी तरह से रणनीति इधर भी देखने को मिल रही है। पहले अपना आप जवाब प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा राजेंद्र जी। मैंने जैसा कहा कि भाई ये जो 25 सदस्यों का जो मंत्रिमंडल बना है मुख्यमंत्री जी सहित जी, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी सारे जो हैं कैबिनेट मंत्री और 5 आपके स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं। तो इनमें से जो 7 ऐसे मंत्री मैंने अपनी लिस्ट में देखे जिसमें राज्यवर्धन सिंह जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उसके अलावा डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा है, गजेंद्र सिंह जी खेमसर है और मदन दिलावर जी हैं और इसके अलावा आपके सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और हीरालाल आगर ये और ओटाराम जी देवासी ये हाँ। कभी ना किसी मंत्रिमंडल में रहे हैं। बिल्कुल। तो इनके अलावा तमाम लोग नए हैं। तो ये जो चुनौती है ना, ये मतलब ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे और मंत्रिमंडल के लेवल पे ये रहेगी। क्योंकि या तो इनके सामने देखिए आप ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोफाइल है ना, वो आपके पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके प्रोफाइल से डिफरेंट होता है। तो उसके बीच में जो समन्वय या तालमेल होना चाहिए ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। ये आने वाले 2-3 महीनों में आपको पता चलेगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमेशा हाई प्रोफाइल रहेगी। आप देखिए IAS RAS के अंदर भी बहुत सारी डिस्पैरिटी रहती है, वो अपने आप को एक अलग से बड़े बाबू की तरह मानते हैं। तो ये वाली चीजें आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती को ये लोग कैसे साधते हैं ये सबसे बड़ी है। और फिर आपने 2024 के जो लोकसभा चुनाव के लिए कहा ना, तो ये हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम राजस्थान की 25 सीटों के अंदर बहुत मजबूती के साथ और हर जगह पे हमारे चुनाव के तमाम जो समीकरण है, जो हमारा वोट शेयर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमें 40% वोट मिला, 42% इनको मिला, तो करीबन 11-12 सीटों पे हमारी बढ़त थी और हम उस बढ़त को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से ज्यादा सांसदों को निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई और आज तो उनके अहंकार की पराकाष्ठा है। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्रीकरणपुर का चुनाव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ आज दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमें आपत्ति है
कांग्रेस पार्टी इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी, आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये इस प्रकार का मंत्री बना करके लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। ये स्पष्ट उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का भी, चुनाव आयोग के नियमों का भी और संविधान का भी। कांग्रेस शिकायत करने जाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव आयोग को मेल कर रही है और आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग। तो गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर कहते हैं चुनाव आयोग में जाएंगे और अगर चुनाव आयोग के आगे जरूरत पड़ी तो अदालत का भी यहां पर रुख करेंगे। क्या डॉक्टर संजय, मतदाता को प्रभावित करने वाला इसको कदम कहा जा सकता है? हालांकि इसकी टेक्निकलिटीज के लिए तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि हम चुनाव आयोग जाएंगे और अदालत की जरूरत पड़ी तो वहां भी जा सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि ये जो है प्रभावित करने का तरीका है, लेकिन संवैधानिक गैर संवैधानिक है इसमें मुझे शंका है। जिस तरह से कांग्रेस इसको देख रही है कि असंवैधानिक है, उसमें मुझे शंका है। लेकिन अगर आप सिर्फ नैतिक रूप से कहें तो इस तरीके से बचना चाहिए था कि आप चुनाव के बीच में लोगों को एक इस तरह से आप जब मिनिस्टर बना के लोगों को इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव का जो व्यावहारिक नियम है वो है आपका एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई लड़ते हुए बड़ा नजर आए और एक लड़ते हुए छोटा नजर आए, क्योंकि चुनाव जीतने हारने के आगे की भी राजनीति है। आप समझिए, चुनाव जीतना हारना एक मामले पे विभाजन है, बाद में हमें सारे समाज को साथ में आके जुड़ के फैसले लेने होते हैं। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड तोड़ देते हैं तो हमारा अविश्वास बन जाता है, और हम जब ये मामला विधानसभा लोकसभा में रिफ्लेक्ट करता है कि हम मिलके फैसले नहीं ले पाते हैं, हमारे बीच जो सद्भावना होनी चाहिए फैसलों के मामले में, मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो टूटती है। तो इस संदर्भ में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा कभी तो हमने कभी और देखा नहीं है, बिल्कुल नई बात है। इसकी व्याख्या तो मैं तो संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं मानता हूँ कि जीत के लिए बीजेपी के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जो नैतिक वो होनी चाहिए परंपराएं, उनके हिसाब से शायद ये बहुत अच्छा कदम। विकास बारड़ जी, नैतिकता के आधार पर यह कदम सही नहीं है, मतदाता प्रभावित इससे हो सकते हैं। कांग्रेस आगे जाएगी और चुनाव आयोग और अदालत का रुख करेगी। देखिए, अभी आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक साहब ने ही कुछ देर पहले बताया था कि राजस्थान में पूर्व 2 मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद उन्होंने विधायक की सदस्यता ली। तो मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूं और आपको भी ये बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा तो क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ा था क्या? तो सामने वाले प्रत्याशी के सामने तो ऑटोमेटिकली वो मुख्यमंत्री थे। ये संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को सदन के अंदर कोई भी दायित्व दिया जाता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा में प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, उसको 6 महीने में उस सदन की सदस्यता लेनी होती है। अब वो उस पद का निर्वहन करते हुए वो सदस्यता लेता है। यहां तो सामने ही चुनाव है, चुनाव 4 महीने बाद भी होता, और सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी 4 महीने तक उस क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में काम भी कर चुके होते। राजेंद्र जी का लूंगा थोड़ी, लेकिन इस पे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। क्लैरिफाई करने से पहले जो आपने ब्रेकिंग न्यूज हमको दी थी वो हमारे पास भी खबर आ गई है बारड़ साहब, 24 से 48 घंटे के अंदर, जी हां 24 से 48 घंटे के अंदर मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। सीएम के नाम से लेकर मंत्रियों की शपथ ग्रहण तक न्यूज 18 राजस्थान सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाई और आगे भी ये भरोसा दिलाते हैं, ये आश्वस्त करते हैं आपको कि जो भी जानकारी देंगे सटीक देंगे, सबसे पहले देंगे, सबसे तेजी के साथ देंगे। और ये बता दें आपको कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय, कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है, यानी 31 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक हो सकता है, और बहुत जल्द ही सबसे पहले आप ही को इसकी जानकारी देंगे। बारड़ साहब, दरअसल आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री पहले बनाए गए, पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां पर रनिंग इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन अभी चल रहे हैं और उस दौरान यहां पर बनाया। ये मेरा अपनी तरफ से यहां पर तर्क है, हालांकि इस पर राजेंद्र आर्य साहब से एक मैं राय ले लेता हूं, या कहें कि उनसे मैं एक बात और ऐड करता हूं। रविंद्र जी, हाँ बोलिए। विकास जी क्या कुछ बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूं आपको कि यहां तो रनिंग इलेक्शन है, गिनती के दिन सुरेंद्र पाल सिंह जी को मिलेंगे मंत्री के तौर पर काम करने के लिए। हाँ। मैं तो कह रहा हूं 6 महीने का समय देता है संविधान, तो 5.5 महीने के बाद भी इलेक्शन हो सकता है, तब तो ज्यादा कार्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं
आप जो मानते हो चुनाव को प्रभावित करने का कार्य है वो तो कम कर पाएंगे बिल्कुल। और राजेंद्र जी, जैसा विकास जी ने जब पहले भी मैंने सवाल किया तो यही कहा था कि अगर इस चुनाव में कुछ अनहोनी हो जाती है तो आगे भी टाइम है उनके पास, आगे फिर वो लड़ देंगे। आपके पास उनके तर्क का आप वादा करिए कि मेरी सूचना को आप लॉक कर दिया करेंगे। कर दिया ना सर। रविंदर जी, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो उसके बाद में चाहे एक बाबू का ट्रांसफर हो, चाहे एक कलेक्टर का हो, चाहे एसडीएम का ट्रांसफर हो, वो भी चुनाव आयोग से परमिशन लेके किया जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसा प्रतीत होता है कि भाई आपके जो चुनाव से विधायक जीते ही नहीं, हमने उनको मंत्री बना दिया। तो ये थोड़ा सा अपने टेक्निकलिटी और जिसमें संवैधानिक विशेषज्ञ इसको ज्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे, तो ये नैतिकता के नाते इस तरीके के फैसलों से मंत्री बनने के लिए वहां पे विधायकों की कमी नहीं थी, लेकिन एक चलते चुनाव के अंदर आपने एक जो कि विधायक भी नहीं है उनको आपने मंत्री बना दिया। तो वास्तव में ये वहां की जनता का अपमान है कि आपने पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। जैसे कि और उन्होंने जैसे किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इससे थोड़ा अविश्वास भी प्रतीत होता है कि शायद वहां पे भी शायद इस तरीके की बात हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप बोलिए विकास जी। मैं आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में थी। विश्नोई जी को इंदिरा गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने का समय देकर राज्य में भेज दिया कि आप जाकर विश्वास मत हासिल करिए। चौधरी देवीलाल जी अपने विधायकों को इधर उधर लिए घूमते रहे। किस किस प्रकार प्रलोभनों से विधायकों को 6 महीने में जुटाकर सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया। क्या बात कर रहे हैं ये? कितने राज्यों का उदाहरण दूं मैं? यहां चुनाव के लिए आप क्यों आज के दिन इन डिबेट्स में जाना चाहते हैं? कितनी चलती सरकारों को अस्थिर किया है आपकी सरकार ने। यहां हमने कुछ दिन पहले, ये मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक पार्टी का, एक सरकार का, कि वो चाहे जिसे मंत्री बना सकती हैं, और उसको अगर सदस्यता हम नहीं दिलवा पाए तो हम दोबारा कहीं से चुनाव लड़वाने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए विकास जी, आपको यह सब आपको सिखाया कांग्रेस ने। डॉक्टर संजय, मेरा सवाल यह था जो यहाँ सिखाने की बात ही नहीं है सर, राजेंद्र जी ने उठाया था व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। इन मंत्रियों में जो 25 की लिस्ट है मुख्यमंत्री में जिसमें शामिल है, साथ ही तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंस्ड हैं, ब्यूरोक्रेसी को संभालना, उनके साथ आगे बढ़कर काम करना कितना आसान है, कितना मुश्किल होगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को संभालना पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की सबसे बड़ी चुनौती रही है। भारत तो उसमें सबसे खराब केस है। इसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खास तौर से अपने जो वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर्स हैं उनको रिसर्च करने के लिए बोला और कहा गया था, आप ये बताइए कि हम खुद ब्यूरोक्रेसी में रहें, यहाँ काम करने का तरीका इतना धीमा और असंवेदनशील क्यों होता है। सारे ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, हमारे ही राज्य में कमाल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन जो व्यवस्था अपने आप में ब्यूरोक्रेसी, देखिए उसकी परंपरा ब्रिटिश समय से आई है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लोगों को दो जिससे वो माई बाप समझते रहें। अब राजनीतिज्ञ को भी ब्यूरोक्रेट के मोल्ड में आने की आदत पड़ गई है कि वो भी थोड़ा थोड़ा देके लोगों को महसूस कराता है कि बार बार उसके आसपास आए। देखिए इसमें जो मंत्री की कुशल, इसमें कई बार मेरा एक बहुत मौलिक एक मेरा मतभेद है, जब हम लोगों को कहते हैं ना कि जाति का, क्षेत्र का कॉम्बिनेशन बना के आप कुछ जनता को मैसेज दे पाते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल क्या आती है, ब्यूरोक्रेसी से डील करने के अलग ही आर्ट होती है, और वो एक अनुभव के साथ, एक जानकारी के साथ, एक जनमत की शक्ति के साथ आती है। ऐसे मंत्री जिनके पीछे बहुत जनमत नहीं है, उनको ब्यूरोक्रेसी के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। फिर आप देखिए कि अभी जब विभाग बंटेंगे तो आपके सेक्रेटरी कौन लगाए जाते हैं, तो मंत्री निष्प्रभावी हो जाते हैं उनके आगे। और ये आज से नहीं, ये बहुत साल से परंपरा चली आ रही है कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह से विभागों को बांट के और अपने सेक्रेटरी लगाते हैं, मंत्री लगभग निष्प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या चीफ मिनिस्टर के सामने, काफी सिंसियर होते हुए भी वो क्या फीडबैक देते हैं सेक्रेटरी, उसके आधार पर उनको चलना पड़ जाता है। तो कम से कम जनता और इनके बीच एक पूरा तालमेल टूट जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी को डील करने के लिए बहुत एक खास स्किल की जरूरत होती है, वो बहुत सारे राजनीतिज्ञों में नहीं होती है, जो विनम्र हैं और जनमत वाले हैं, जो पर्सुएसिव है, वही नेता उनसे काम करा पाते हैं, नहीं तो नहीं। और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी से कार्य कराया जाएगा, एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो विकास बारहट जी से सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और साफ तौर पर यह भी एक बात जाननी जरूरी हो जाती है कि जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, तब
वो भी हालांकि पहले केंद्रीय मंत्री भले ही रह चुके हों, लेकिन उनके पास भी, उनकी टीम पर भी अनुभव की कमी कही जा सकती है। दूसरी तरफ 2003 में अगर बात करें, जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, हालांकि इससे पहले वो भी केंद्र में मंत्री रह चुकी थी। अब ब्यूरोक्रेसी के साथ आगे बढ़कर राजस्थान की जनता की अपेक्षा, उम्मीदें कैसे पूरी होंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।